जय हिंद दोस्तों, मैं आर के आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंघम क्लासेस में। तो दोस्तों, हम अपनी जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ज्योग्राफी में भारत की स्थिति और उसका विस्तार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार के लिए सबसे पहले हमें भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने अक्षांश तथा देशांतर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है इसका। तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड तक इसका देशांतरीय विस्तार है। विस्तार इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट से देखा जाता है। लास्ट पॉइंट जैसे यहाँ पर कन्याकुमारी हो गया, तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से है, तथा ये जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख का सबसे ऊपरी क्षेत्र है, ये इंदिरा कॉल, ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का क्योथू पॉइंट जो है, ये 97 डिग्री 25 सेकेंड, तथा पश्चिम में गुहार मोती का जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है, ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी पे तो 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट। भारत का जो विस्तार है वो अंडमान निकोबार हमारा ही हिस्सा है। तो अंडमान निकोबार का सबसे निचला हिस्सा जो है, इसका यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। तो भारत का विस्तार जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 सेकंड तक है। आइए हम जानते हैं कि भारत के पूर्व तथा पश्चिम के बीच समय का कितना अंतर हो जाता है। इसके लिए पहले हमें कुछ पॉइंट पर नज़र डालनी होगी। आइए जानते हैं। चूँकि जो है पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है। घूर्णन मतलब क्या होता है? पृथ्वी जो घूमती है उसी को पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन वेस्ट टू ईस्ट होता है। और पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? पहले बात, घूर्णन काल किसे कहते हैं? घूर्णन काल पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसी को घूर्णन काल कहते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है, जिसे लगभग 24 घंटे मान लिया जाता है। 24 घंटे। चलिए ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। सॉरी, पूरा मिट गया। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसे पूरा लगभग 24 घंटे मान लिया जाता है। तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में, पृथ्वी 24 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में 360 बटे 24। 24 से 360 को काटेंगे, कितना आएगा? 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो ये 1 घंटे का हुआ। आइए इसी मिनट में जानते हैं। तो चूँकि हमें पता है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो घंटे को मिनट पे चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो मतलब 15 डिग्री बराबर 60 मिनट।
तो 1 डिग्री बराबर 15 इधर आएगा, बटे में जाएगा 60/15 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 15 से 60 काटेंगे, 15 चौको 60, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, मतलब सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट में बनाती है। चलिए आइए और कुछ जानते हैं। अच्छा, आइए पहले हम जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का किरतू तथा पश्चिमी पॉइंट जो गुजरात का गोहार मोती है, इन दोनों के बीच समय का कितना अंतर होता है। इसके लिए हम जानते हैं कि आइए पहले से मिटाते हैं। सॉरी, कहाँ पर सॉल्व किया जाए इसे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चूँकि हमें पता है कि भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु, मतलब कि वेस्ट में बिंदु, जो वेस्ट पॉइंट जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 सेकेंड। ठीक है, इसे हम पहले माइनस करके देखते हैं कि कितना अंतर है। माइनस करते हैं, 17 से 8 गया 9, और जो है 8 से 6 गया 2। ठीक है, तो 29, ये मिनट में है, सेकंड में है। चलिए हम रफली निकालते हैं इसको। 29 डिग्री जो है 1 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो 29 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी। 29 डिग्री में 4 गुणे 29 कितना टाइम लगेगा। 4 गुणे 29 बराबर 9 चौक 36, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 116, मतलब लगभग 120 मिनट के लमसम। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि भारत का जो पूर्वी पॉइंट है और जो पश्चिमी पॉइंट है, इन दोनों के बीच समय का कितना अंतर होता है, 2 घंटे का। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा तथा जो है गुजरात में जो है सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। ठीक है, आइए और कुछ पॉइंट जानते हैं। आगे है, भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। आइए इसे भी जानते हैं कैसे। क्योंकि जो ग्रीनविच है उसे हम 0 डिग्री मानते हैं तथा भारत का जो मानक समय है उसको 82.5 डिग्री मानते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गया है 82.5 डिग्री। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चूँकि हमें पता है पृथ्वी 1 डिग्री बनाने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 82 डिग्री बनाने में कितना समय लेगी। तो 82 गुणे 4 प्लस 1/2 इंटू 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट प्लस 2 दूना 4, 2 मिनट, ये टोटल कितना मिनट हो गया। टोटल हो गया 330 मिनट। 330 मिनट को हम जो है घंटे में चेंज करेंगे। आइए 330 मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं।
घंटे में मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं। 330/60 काटते हैं। 6 पंचे 30, 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो 6 पंचे 30, 5.5 मतलब 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ से भी हमें क्या पता लगता है कि जो है भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पॉइंट तो सही हो गया। चलिए इसी पॉइंट को हम बता रहे हैं सेकंड वाले को। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर में इलाहाबाद के नैनी में है। जो IST हमारा मानक है वो इलाहाबाद के नैनी में रखा गया है, ताकि पूरे देश को एक समान समय मिल सके, सबका अलग अलग समय ना रहे, जिससे सरकारी काम में कोई बाधा ना हो। क्योंकि अगर पूरे देश का टाइम जोन अलग अलग होगा तो इससे सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। चलिए फिर और जानते हैं। इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि क्यों आगे है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे जानते हैं हम भारत का अंतरिम बिंदु। भारत का अंतरिम बिंदु मतलब ये हुआ कि भारत का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो चाहे ईस्ट का हुआ या वेस्ट का हुआ, ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ का हुआ या साउथ का हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर एक स्थान है किवथू। किवथू, ये जो किवथू पॉइंट है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। जबकि इंदिरा पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट हमारे जो है अंडमान निकोबार में है। ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। सबसे उत्तरी बिंदु है जो इस समय पीओके में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। गौहर मोती, गौहर मोती, गौहर मोती, ठीक है। आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि भारत का उत्तरी बिंदु जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है वो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि यहाँ पर है। जबकि हमारा सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु जो है पूरे भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार में है, यहाँ पर, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, हम क्या बताएंगे, कन्याकुमारी। तथा जो है भारत का अगर पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है। चलिए कन्याकुमारी को हम कैप कैमोरिन भी कहते हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, चलिए
ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जब हम ग्लोब करा रहे थे। 23.5 डिग्री जो अक्षांश था उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा। ठीक है। तो ये पढ़ेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा मुख्यतः भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, चलिए पहले कर्क रेखा को बना लेते हैं। ये गुजरात से होते हुए थोड़ा सा राजस्थान में होते हुए ये एमपी को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होते हुए इसे निकल जाती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। जो सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत में राजस्थान से है, क्योंकि ये राजस्थान के बिल्कुल पॉइंट से होकर जाती है। तो यहाँ कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ आप देख सकते हैं। तथा कर्क रेखा की सबसे बड़ी लंबाई जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, ये देखिए सबसे बड़ी लंबाई मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। आप इसको एक ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। आइए हम ट्रिक बताते हैं कैसे होगा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार से ये हुआ, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो इस ट्रिक के जरिए हम आसानी से ये जान सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कर्क रेखा के नज़दीकी शहर। नज़दीकी शहर का मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है उसके सबसे नज़दीक का कौन सा शहर है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा के नज़दीकी शहर बताइए, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है तो बताना होता है। चलिए हम देखते हैं, इसको भी ट्रिक के जरिए जानेंगे। तो कौन कौन से हैं, गांधीनगर जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। उज्जैन, उज्जैन एमपी में है। रांची, रांची झारखंड में है। भोपाल, भोपाल भी एमपी में है। ठीक है। इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है गुर्ब, GURB, गुर्ब। जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल। तो इस ट्रिक के जरिए हम इसे भी आसानी से याद कर सकते हैं, कर्क रेखा के नज़दीकी शहर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा है, आगे है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा या IST, एक सेकंड सही कर लेते हैं इसे। भारतीय मानक समय रेखा या IST। ठीक है। ये अभी हमने आपको बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, जो कि यहाँ पे पड़ेगा। आप नैनी में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि भारतीय मानक समय रेखा में आपका स्वागत है। ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं।
तो IST भारत के बेसिकली 5 राज्यों से होकर जाती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? राज्य है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, और ये कौन सा है? उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसको ट्रिक के जरिए जान लेते हैं हम। इसकी ट्रिक है छौवा मऊ। छौवा मऊ कैसे? छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, मा से MP, ऊ से उत्तर प्रदेश। चलिए, तो इस ट्रिक के जरिए भी हम इसे आसानी से याद कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है भारत की सीमा। भारत की सीमा के बारे में हम जानेंगे कि भारत का विस्तार कितना है। चलिए ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा मतलब ये हो गया कि जो स्थल से लगी हुई सीमा है। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो ये जो है, ये जो सीमा है इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तथा जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा भी देख लेते हैं हम। समुद्री सीमा यहाँ गुजरात से स्टार्ट हो जाती है। समुद्री सीमा ये हो गई। चलिए देखते हैं, ये समुद्री सीमा है। चलिए, ये समुद्री सीमा है और इसकी समुद्री सीमा यहाँ भी लगती है। जो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी लगती है। तथा यहाँ लक्षद्वीप है, ये भी इसकी समुद्री सीमा ही है। तो ये तो कितनी है? ये है, सॉरी अभी इसको काउंट नहीं करेंगे, अंडमान निकोबार को तथा लक्षद्वीप को भी काउंट नहीं करेंगे। पहले अभी केवल समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा हमारी कितनी है? 6100 किलोमीटर। जब हमसे पूछा जाता है कुल समुद्री सीमा, तो कुल समुद्री सीमा में हम सभी द्वीपों को भी काउंट करते हैं, जो कि ये अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या और भी जो छोटे द्वीप हैं उनको काउंट करके ये कितना है? ये 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। चलिए भारत का क्षेत्रफल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, और तथा एक पॉइंट और है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी हम याद रखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं कि क्षेत्रफल में विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल में विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे कौन आएगा? सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा? सबसे बड़ा है रसिया, मतलब रूस। तो ये पहले नंबर पे है रूस, क्योंकि ये जो है 2 महाद्वीपों में है। ये एशिया में भी है और ये यूरोप में भी फैला हुआ है, इतना बड़ा है। चलो, पहले नंबर पे हो गया रसिया, और दूसरे नंबर पे कौन हो गया? दूसरे नंबर पे हो गया कनाडा। ठीक है, तीसरे पे हो गया USA, चौथे नंबर पे हो गया चीन, पांचवें नंबर पे हो गया ब्राज़ील, छठे नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे हो गया भारत। ठीक है, आठवें नंबर पे हो गया अर्जेंटीना। चलिए,
9वें नंबर पे कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये मिडिल एशिया का देश है। चलिए हम इसे फिर से देखते हैं। इसे चलिए थोड़ा सा मैप के जरिए याद करते हैं। सबसे पहले रसिया, रसिया के बाद दूसरे नंबर पे कहाँ कौन सा है, या इधर से यहाँ आएंगे। दूसरे नंबर पे है कनाडा। कनाडा से फिर हम जाएंगे यूएसए। यूएसए से हम फिर चले जाएंगे चीन। ठीक है, चीन से फिर हम आएंगे ब्राज़ील की तरफ। ब्राज़ील की तरफ कैसे आएंगे? ब्राज़ील ऐसे, ब्राज़ील की तरफ आ गए। ब्राज़ील से हम आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ब्राज़ील से ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। सॉरी, चीन जो है, चीन है चौथे नंबर पर, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो चीन चौथे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे यूएसए है। पाँचवें पे है ब्राज़ील। पाँचवें पे ब्राज़ील। छठे पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हम सातवें पे जाएंगे भारत। सातवें नंबर पे भारत हो गया। आठवें पे हम फिर आएंगे अर्जेंटीना। फिर इधर आए आठवां नंबर, आठवां अर्जेंटीना। नौवां कौन सा है? नौवां फिर हम एशिया की तरफ जाएंगे। नौवां नंबर है कजाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल में विश्व के 9 बड़े देशों को हम जान लेते हैं। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। भारत के बाद आते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से जाते हैं कजाकिस्तान। ठीक है, तो 9 बड़े देशों को हम जान लेते हैं। चलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश पढ़ेंगे। जनसंख्या में देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। ये सारे जो हैं ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। अभी नई जनगणना नहीं आई है। ये सारी जो है जितना भी डाटा है ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो चीन की नंबर 1 पर कौन है? चीन है। जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर चीन है। सेकेंड नंबर पर भारत है। थर्ड नंबर पर यूएसए है। फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया। फिफ्थ नंबर पर ब्राज़ील है। चलो छठवें नंबर पे कौन सा है? पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। सातवें नंबर पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश को जानते ही हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से हमने ये अलग कराया था। चलिए, तो सातवें नंबर पर जनसंख्या के मामले में बांग्लादेश है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? ये 2001 से 2011 की जनगणना का जब कंपेयर किया गया तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 18 करोड़ निकल के आई है। तो इस हिसाब से हमारा जो है प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 1.8 करोड़। चलिए आगे कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अभी हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह सीमा होती है जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई सीमा साझा करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अब जैसे किसी देश के अंदर तो स्टेट सीमा साझा करते हैं तो स्टेट का हो गया। जब देश के साथ सीमा साझा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा वो। चलिए, तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा भारत जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये देख लीजिए, ये है बांग्लादेश।
सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ ही सीमा साझा होती है हमारी। ठीक है, ये कितनी है? 4080 किलोमीटर, ये पहले नंबर पर है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? चीन। चीन का सीमा कहाँ से लगती है भैया? ये जानते हैं? चीन की सीमा देख लेते हैं। चीन की सीमा हमारी कहाँ कहाँ से लगती है? ये है हमारी चीन की सीमा। ये कितनी है? ये है 3900 किलोमीटर, ये दूसरे नंबर पर है सबसे बड़ी सीमा। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे वही पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा जो है यहाँ से लगती है। पहले यहाँ से जो है अफ़गानिस्तान की सीमा लगती थी, पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो कैसे है? ये है सॉरी, ये पाकिस्तान की सीमा है। ठीक है, ये कितनी है? 3300 किलोमीटर। चौथे नंबर पर है नेपाल। नेपाल की 1700 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। नेपाल कहाँ पर है? नेपाल ये रहा, ये रहा नेपाल। ये डिस्टेंस कितनी है? ये 1700 किलोमीटर है। अगला कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार की कितनी सीमा साझा होती है? म्यांमार की 1400 किलोमीटर। तो ये रहा म्यांमार, ये म्यांमार है इधर इस साइड में। ठीक है, भूटान। भूटान से केवल जो है 587 किलोमीटर सीमा साझा होती है। भूटान से 587, ये रहा भूटान छोटा सा, 587 किलोमीटर सीमा साझा होती है। ठीक है, अगला नंबर सबसे लास्ट में कौन सा है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान अब वो पीओके से लगता है, क्योंकि पीओके अभी हमारे पास है नहीं। ये केवल 80 किलोमीटर लगता है। कहीं कहीं पे 108 भी लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं पे 80 भी, तो हम 80 याद रखते हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है पीओके से लगता है। ठीक है, अभी ये हमसे इनडायरेक्ट जो है सीमा साझा करता है। ये कितनी डिस्टेंस है? 80 किलोमीटर। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक क्या है? बचपन में MBA। ठीक है, बचपन में MBA। तो इसे कैसे याद रखेंगे? B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान तथा A से अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी ट्रिक से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि डिस्टेंस तो बहुत कम ही पूछा जाता है, बस ये सीरियल पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर जो है, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, सबसे कम सीमा किससे लगती है। इस तरीके से सीरियल देकर पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 17 राज्य कौन कौन से? जैसे गुजरात हो गया, यहाँ से पाकिस्तान से, राजस्थान हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ जम्मू हो गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर लद्दाख हो गया, और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, अब इधर देखते हैं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये सभी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो टोटली 17 राज्य हैं।
तथा भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। समुद्री सीमा ये रही, ये भारत की समुद्री सीमा हो गई। तो कौन कौन से हैं? गुजरात हुआ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 5 इधर, 4 इधर, 5 4 9। तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्री सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर समुद्री सीमा के बारे में बताया है। जैसे बताया था हमने, ये गुजरात हुआ, ये महाराष्ट्र हुआ, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक और है। एक ये है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सी है। भारत सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा, भारत का कौन सा राज्य समुद्री सीमा बनाता है, मतलब सबसे बड़ा समुद्री सीमा बनाता है। तो इसका सीरियल याद करते हैं। सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है? पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, चौथे पे है महाराष्ट्र। इसको गौतम करके ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि पहले जो है, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कौन सा रहा? ठीक है, अगला पॉइंट, भारत के 5 राज्य ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य हो गए? इसमें हो गया हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। इसकी ट्रिक है, हम छत से झांके। इसको कैसे याद रखेंगे? हा से हरियाणा, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ता से तेलंगाना और झा से कौन सा होगा? झा से झारखंड। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। आइए इसे जानते हैं। आइए इसे एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सा था। हरियाणा, तो हरियाणा कहाँ पर? हरियाणा जो है ये रहा हरियाणा। आप देख सकते हैं कि किसी भी कोई भी मतलब ना ही समुद्री सीमा बना रहा है और ना ही इंटरनेशनल सीमा बना रहा है। हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और झारखंड हो गया। इन्हें देखिए, ये क्योंकि देश के बीच में है, ये राज्य से तो सीमा बनाते हैं लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं और ना ही ये समुद्री सीमा बनाते हैं। तो ये कुल कितने राज्य हैं? ये कुल 5 राज्य हैं। चलिए तो आज का लेसन आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अब जो अपकमिंग एपिसोड होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत का जो पड़ोसी देश से विवाद है तथा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।